गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण। इस अध्याय में हम उन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियाँ भाग लेती हैं और उनमें जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं उनके क्या कार्य होते हैं, ये सभी इस अध्याय में हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं मानव का पाचन तंत्र एवं अवशोषण। अध्याय 16 है ये, पाचन एवं अवशोषण। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाचन के द्वारा हमें क्या मिलता है। पाचन के द्वारा हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशंस क्या होता है, न्यूट्रिशन में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं। अब हम देखें भोजन। पोषण किससे मिलता है, हमें भोजन से मिलता है। तो जो भोजन है उस भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं। भोजन जो होता है उस भोजन को संतुलित भोजन भी कह सकते हैं कि संतुलित भोजन के कौन कौन से तत्व इसके अंदर विद्यमान होते हैं। कि जो संतुलित भोजन संतुलित भोजन क्या है, ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो। हम देख सकते हैं कि जो इसमें संतुलित भोजन होता है इसमें पोषक तत्व कौन कौन से हैं। दो प्रकार के होते हैं, मुख्य पोषक तत्व और सहायक पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो यहाँ देखिए मुख्य पोषक तत्व, दूसरा है सहायक पोषक तत्व। सहायक पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व में आता है सबसे पहले वसा, दूसरा आता है प्रोटीन, तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। सहायक पोषक तत्व देखो, सहायक पोषक तत्व जो होता है पहला इसमें आता है विटामिन, दूसरा है खनिज तत्व, तो देखें यहाँ जो मुख्य पोषक तत्व है सबसे पहला है वसा। वसा हमें किन चीज़ों से प्राप्त होती है। वसा का जो मुख्य स्रोत है हमारे पास घी है, तेल है। इस तरीके से हमें घी तेल से वसा मिलती है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, चने से मिलता है। तो यहाँ है दूध, अंडा, दालें, ये हमारे प्रोटीन के मुख्य तत्व हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमें जो स्टार्च के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है, शर्करा के रूप में होता है। मंड है, मंड में स्टार्च, शर्करा आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। दूसरे देखिए सहायक पोषक तत्व। सहायक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अलावा कुछ मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और शरीर को पोषण प्रदान करते हैं एवं उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। विटामिन्स देखें हम जानते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। जैसे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में विलय विटामिन्स और वसा में विलय विटामिन्स। जल वाले जो विटामिन्स होते हैं वो जल के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मीन्स उसमें विलयशील होते हैं। इसके बाद आता है वसा में विलय विटामिन्स। आगे हम देखेंगे जब चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे तो उसमें वसा में विलय, जल में विलय विटामिन्स के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन एच है, विटामिन सी है, विटामिन बी है। इस प्रकार के विटामिन्स का हम आगे अध्ययन करेंगे। खनिज तत्व क्या होते हैं। खनिज जैसे हमारे यहाँ बोरोन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मैंगनीज है, ये सभी तत्व खनिज तत्वों में इसमें होते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, संतुलित भोजन बनाते हैं। तो संतुलित भोजन अगर हमें मिलेगा तो पोषण की प्राप्ति हमें अच्छी होगी। तो देखें ये भोजन है, भोजन में क्या है, संतुलित भोजन तत्व। आगे देखते हैं कि इन जो तत्व हैं क्या ये तत्व हमारे शरीर में इसी प्रकार से अवशोषित हो जाते हैं क्या, ऐसा नहीं है। इनका अवशोषण का जो क्रम होता है वो अलग होता है कि इनको जो ये क्या है, जटिल अणु है।
फिर इनको सरल अणु में तोड़ा जाता है जो कि हमारे शरीर में अवशेषित होंगे। तो देखें कि जो इनको तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या होती है, संतुलित भोजन के जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको सूक्ष्म तत्वों में सरल तत्वों में बदला जाता है, उसे ही हम बोलते हैं पाचन। तो पाचन क्रिया में देखेंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन की परिभाषा लिखते हैं। पाचन, डाइजेशन, इसको बोलते हैं डाइजेशन। पाचन क्या होता है कि जो जटिल तत्व है भोजन के, क्या है, जटिल अणुओं को, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अवशोषण योग्य अणुओं में परिवर्तित करना, ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है। तो पाचन में जटिल अणु होते हैं, उनको सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। अब देखें आगे जाके कि यहाँ जो पाचन की क्रिया होती है हमारे किस में होती है, शरीर में पाचन तंत्र में होती है। किस में होती है ये, पाचन तंत्र में होती है। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र में दो प्रकार का होता है। पाचन तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है इसमें आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है सहायक ग्रंथियाँ। तो देखें पाचन तंत्र में क्या है, यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको, आहार नाल व सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ, जो ग्रंथियाँ पाचन में सहायता करती है इसलिए इनको सहायक ग्रंथियाँ कहते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम आहार नाल का। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, ये मुख्य रूप से मुख्य अंग है। इसके अलावा जो ग्रंथियाँ होती हैं वह सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। तो आहार नाल के बारे में देखते हैं, आहार नाल किस प्रकार से होती है। यहाँ देखें आहार नाल मिस एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसको हम आगे विभाजित करते हैं। यहाँ पहला आता है मुख व मुख गुहा, दूसरा आता है ग्रसनी व ग्रसिका, तीसरा आता है आमाशय, आमाशय मीन्स स्टमक, चौथा आता है आंत। आंत को अगर हम आगे डिवाइड करें तो हमारे पास दो प्रकार की आंत होती है। पहली होती है छोटी आंत, दूसरी होती है बड़ी आंत। छोटी आंत जो है इसके तीन भाग है। छोटी आंत को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट यहाँ है, यहाँ हमारे पास ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। इसी प्रकार से बड़ी आंत को भी आगे हम डिवाइड कर देते हैं। ये भी तीन भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में डिवाइड होती है? ये भी तीन भागों में। इसमें देखिए सबसे पहले आती है यहाँ सीकम, कॉलन, तीसरी है रेक्टम। सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो इस तरह से ये डिवाइड होती है आहार नाल के भाग। हम देखते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है किस प्रकार से होता है। अब इसके चित्र के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे।
मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका हम एक डायग्राम के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ ये मुख से स्टार्ट होता है पाचन तंत्र। मुख में जो होती है मुख गुहा, मुख गुहा आगे बढ़कर ग्रसनी में परिवर्तित होती है और ग्रसनी आगे जाके ग्रसिका से जुड़ती है। ग्रसिका एक चौड़े थैलेनुमा जो भाग दिख रहा है ये आमाशय, उससे जुड़ती है। आमाशय के अंदर, आमाशय जो होता है एक थैलेनुमा संरचना है। आमाशय के भी भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है इसको। कार्डियक भाग, फंडस भाग, जठर आगम भाग, जठर निर्गम भाग, इस तरह से इसके जो भाग होते हैं आगे इसको डिवाइड किया जाता है। ये देखिए ग्रहणी है, ये ग्रहणी के बाद मध्यांत्र, मध्यांत्र आगे बढ़कर शेषांत्र में परिवर्तित होती है। शेषांत्र जो है आगे जाकर सीकम वाले भाग से जुड़ती है। हम इसको अलग कलर से बना रहे हैं। जो ये ग्रीन पार्ट से आप देख रहे हैं ये बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बड़ी आंत और छोटी आंत के संगम स्थल पर, बड़ी आंत और छोटी आंत के संगम स्थल पर एक कर्मी रूपी परिशेषिका पाई जाती है। कर्मी रूपी परिशेषिका ये जो दिख रही है कर्मी, अभी इसका हम सारे नाम लिखेंगे आगे, चित्र के माध्यम से आप देखते जाएं इसको किस प्रकार से ये आगे बढ़ती जाती है। बड़ी आंत जो है ये 3 भागों में विभक्त होती है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ये देखिए ये जो हमने बनाया है लीवर है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसी के अंदर एक पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय के साथ साथ इसमें पित्ताशय और एक पत्तीनुमा संरचना जो बन रही है यह अग्नाशय है। पित्ताशय, अग्नाशय और लीवर, इनकी एक कॉमन डक्ट ग्रहणी में खुलती है। यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से ये पाचन तंत्र बना। अब इसका हम नामकरण करते हैं। सबसे पहले आता है इसका मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा जो है आगे जाकर बक्कोफेरेंजियल कैविटी में परिवर्तित होती है। ये आगे जाके ग्रसनी से जुड़ती है। ग्रसनी आगे जाके ग्रसिका से जुड़ती है। फिर ये आमाशय, यह है लीवर, यकृत, यह है पित्ताशय और ये पत्तीनुमा है अग्नाशय। देखिए छोटी आंत के भी भाग है यहाँ पर। छोटी आंत जो है यहाँ पर से स्टार्ट होती है, ये ग्रहणी छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग बताए थे आपको, ग्रहणी, फिर मध्यांत्र, फिर अंत में आती है शेषांत। छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल पर जो सीकम से जुड़ती है ये कहलाता है एक छोटी सी वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे बोलते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। कर्मी रूपी परिशेषिका, ये वाला भाग कहलाता है इसका सीकम। अब देखिए कॉलन है। ये कॉलन जो 3 भागों में होती है। कॉलन, इसको ऊर्ध्वाधर कॉलन, ये कहलाएगा अनुप्रस्थ कॉलन। और
नीचे वाला जो कहलाएगा डिसेंडिंग कॉलन, मीन्स अवरोही कॉलन, अवरोही। इसको हम ऊर्ध्वाधर की जगह आरोही कॉलन कह सकते हैं। ये आरोही इसका उचित वर्ड है, आरोही कॉलन, यहाँ अवरोही कॉलन। फिर देखें जो कॉलन है आगे जाके रेक्टम मीन्स मलाशय में खुलता है ये, और अंत में जो मलाशय है ये गुदा द्वार में जाकर बाहर खुलता है, गुदा द्वार के द्वारा ये शरीर से बाहर खुलता है। गुदा द्वार जो होता है ये सबसे अंतिम छिद्र है शरीर का, आहार नाल का। देखें इसको, हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें देखें मानव का जो पाचन तंत्र है इसमें मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ये मुख गुहा जाके अंदर जाके ग्रसनी से जुड़ती है। ग्रसनी के बाद आती है ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आता है आमाशय, आमाशय जो है ये ग्रसिका से जुड़ता है, और अंत में इसका जो अंतिम भाग होता है ग्रहण से जुड़ता है। यहाँ पर इसमें अवरोधनी पाई जाती है। दो प्रकार की अवरोधनियाँ क्या होती हैं कि ये अवरोधनी जो है ये भोजन को वापस ग्रसिका में जाने से रोकती है, कि जो कहलाती है यहाँ पर, अब जब इसको देखेंगे डिटेल से वैसे यहाँ कहलाती है कार्डियक अवरोधी, कार्डियक अवरोधनी। और इसी प्रकार से यहाँ पर ग्रहणी और आमाशय के संगम स्थल पर भी अवरोधनी पाई जाती है, जहाँ जठर निर्गमी बोलते हैं इसको, जठर निर्गमी अवरोधनी। दो प्रकार की अवरोधनी देखिए। आमाशय जो है, आमाशय एक हमारा थैलीनुमा संरचना होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का ये, जिसमें पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। आमाशय के अंदर जो पाचन होता है वह स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इसके अंदर पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जो कि पाचन के लिए सहायक होती हैं। इसमें HCl का स्त्राव होता है। HCl मीन्स क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हमारे शरीर का एक प्रकार का अम्ल है जिसकी pH 1 से 2 के आसपास पाई जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या करता है, इस भोजन के जो जटिल तत्व है उनको सरल तत्वों में चेंज करता है, और जो जटिल तत्व है वो छोटे छोटे तत्वों में टूट जाते हैं और भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। और भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, उनको भी मारने का कार्य करता है। आमाशय देखें, आमाशय के ये आमाशय है। इस आमाशय के भाग है यहाँ पर कार्डियक भाग, फंडस भाग, पाइलोरिक भाग, इस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। आगे हम इसको देखेंगे डिटेल में, जब हम इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे अगले भाग में। आमाशय के बाद जो भोजन होता है वह अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो भोजन है HCl के प्रभाव से अम्लीय हो जाता है। अब अम्लीय भोजन जो है ग्रहणी में आता है। ग्रहणी के अंदर यहाँ पर पित्ताशय के द्वारा पित्तरस और अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस डाला जाता है। ग्रहणी में जो भोजन का जो माध्यम होता है वह अम्लीय से क्षारीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अग्नाशय रस है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और पित्ताशय से जो पित्तरस स्रावित होता है उसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। तो क्षारीय होने के कारण जो भोजन है वह अम्लीय से न्यूट्रल हो जाता है। मीन्स यहाँ जो भोजन है वो कैसा हो गया है, अब थोड़ा सा इसका माध्यम अम्लीय से क्षारीय मिलकर यहाँ पर ये उदासीन की तरफ अग्रसर होता है। ग्रहणी के अंदर सर्वाधिक पाचन क्रिया होती है। ग्रहणी के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक पाचन क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही अग्नाशय रस, पित्ताशय रस इसमें छोड़े जाते हैं, जिससे भोजन का अधिकांश तत्वों का पाचन हो जाता है। इन अग्नाशय रस और पित्ताशय रस क्या करता है, जो वसा है, वसा का जो पायसीकरण होता है वो ग्रहणी में होता है। पायसीकरण में से होता है कि वसा छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स के रूप में टूट जाता है, जिससे वसा आसानी से अवशोषित हो सके। यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यहाँ पर जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे माल्टोज को तोड़ता है वो माल्ट शर्करा को। दूसरा होता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्टोन्स पाए जाते हैं, तो इसको वो छोटे छोटे उसमें भागों में तोड़ देता है। आगे देखें, ग्रहणी है। ग्रहणी के बाद जो होता है मध्यांत्र
और तीसरा भाग होता है इसका शेषांत्र। यहाँ से संपूर्ण पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है ग्रहणी, मध्य और शेषांत। भोजन का अधिकांश पाचन ग्रहणी में हो जाता है, कुछ पाचन मध्यांत में, अंत में शेषांत में अधिकांश भोजन के तत्वों का पाचन हो जाता है। अब देखिए जो शेषांत्र है वह सीकम से जाकर जो बड़ी आंत है वहाँ का एक जंक्शन होता है, वहाँ एक कर्मी रूपी परिशिशिका जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे पूर्वजों में सक्रिय रही होगी, लेकिन हमारे अंदर इसका कोई कार्य नहीं है। हमारे पूर्वज जो थे वो मांसाहारी थे, जंगली रूप जंगल में रहते थे, तो जंगली जीवों का वो भक्षण करते, तो इस प्रकार उस समय इसका कुछ उपयोग होगा, लेकिन आज ये वेस्टेज रूप में है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो अपेंडिक्स है वो विघटित हो जाती है या उसमें कभी दर्द उत्पन्न होता है, तो उसको काट के बाहर एक सामान्य ऑपरेशन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देखें जो बड़ी आंत है उसके भी 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम जो है ये छोटा भाग है जो कि छोटी और बड़ी आंत का संगम स्थल है। इसका आता है कॉलन। कॉलन जो है ये इसके भी 3 भाग हैं, आरोही कॉलन, अनुप्रस्थ कॉलन और अवरोही कॉलन। कॉलन वाला भाग है ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण होता है और इसके अंदर से अधिकांश जल को अवशोषित किया जाते हैं। शरीर के वर्ज्य पदार्थ इसमें डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ ये कॉलन आगे जाके चेंज होती है, मलाशय से जुड़ती है। मलाशय के अंदर क्या होता है कि जो भोजन होता है उस भोजन को जो अपचित भोजन है उसको इकट्ठा किया जाता है और शरीर से समय समय पर इसको त्याग दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया इसके बारे में पाचन अवशोषण। तो आगे देखते हैं कि हमारे जो शरीर के जो पाचन की जो अंग है, सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा। तो टॉपिक देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा जो है हमारे होठों से स्टार्ट होती है और मुख के अंदर हम देखते हैं कि जिह्वा है, दांत हैं, पाचक ग्रंथियां हैं, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। तो टॉपिक डालते हैं। पहला वाला टॉपिक इसमें मुख गुहा, पहला टॉपिक है इसके अंदर मुख गुहा, बकल केविटी, मुख गुहा मीन्स बक्कल केविटी। बक्कल मीन्स हमारा जो मुख है वो एक गुहा के रूप में होता है। सबसे बाहर इसमें देखें हम तो जो सबसे बाहर आता है हमारे मुख गुहा में ओस्ट। ओस्ट मीन्स होते हैं लिप्स। जो लिप्स हैं हमारे ये दरार रूपी होते हैं। तो दरार के रूप में खुलते हैं। ये अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। ये अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है ये, ठीक है। तो लिप्स जो है हमारे 2 होते हैं। अब जो मुख गुहा है अंदर जाके खुलती है। अब मुख गुहा के अंदर देखें हम इसमें तालु होता है। तालु मीन्स होता है पैलेट। तालु क्या है? पैलेट है ये। अब पैलेट भी 2 प्रकार का है इसके अंदर। यहाँ देखिए 2 भाग में होते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। कोमल में सॉफ्ट, कठोर तालु और कोमल तालु। इसके बाद देखिए इसमें हमारे जो मुख गुहा है उसमें जीभ होती है। जीभ मीन्स टंग, जीवा, इसको जीवा कहते हैं। जीभ के अलावा दांत चौथे आते हैं इसके अंदर, दांत, टीथ और तालु जो है हमारे, तालु जो ऊपर वाला भाग होता है तालु कहलाता है। जो मुख गुहा का मुख्य भाग है तालु से संबंधित होता है। तो पहले देखते हैं हम इसको तालु। तालु जो है किस प्रकार से इसमें आगे डिवाइड होता है।